चलिए पढ़ते हैं। देखिए अभी हम क्या किसका कल एनालिसिस किए थे, सिंगली रेनफोर्स बीम का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अब समझिएगा, इतना तो आपको पता है कि सिंगली किसे कहते हैं और डबली किसे कहते हैं। समझिए, जैसे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम मतलब जब छड़ को सिर्फ कहाँ डाल देंगे हम, टेंसाइल जोन में। जब छड़ को कहाँ डाल देंगे, सिर्फ टेंसाइल जोन में, तो उसे कहेंगे हम सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। उसके बाद इसी बीम में यदि छड़ को हम कहाँ डाल दें, टेंसाइल जोन के साथ साथ और कहाँ डाल दें, कंप्रेशन जोन में भी डाल देंगे, तो ये मेरा छड़ कौन सा होगा, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अब समझिएगा, सबसे पहले जान गए कि डबली होता क्या है। डबली मतलब ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचे कौन सा जोन हो गया, टेंसाइल जोन। तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन जाएगा कि डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्या होता है। ऑप्शन ए रहेगा सिर्फ टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट होगा, ऑप्शन बी रहेगा सिर्फ कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट रहेगा, और सी क्या रहेगा, यानी दोनों क्षेत्र में जो रेनफोर्समेंट रहेगा। अब समझिएगा, एक कौन सा बीम है आपका, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। तो क्या सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम इसी तरह दिखता है। अब कुछ समझिएगा, जैसे समझिए ये हो गया आपका सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का क्रॉस सेक्शन। क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन। समझिए ये कौन सा हो गया आपका, मेन रेनफोर्समेंट, यानी AST है ना। ये बताइए ये कौन सा रेनफोर्समेंट है, एंकर बार या फिर हैंगिंग बार कहते हैं। भाई इसमें भी तो दिख रहा है कि नहीं। और इसमें क्या दिखेगा, और दिखता है आपका, क्या दिखेगा, वर्टिकल स्टीरअप्स है ना। क्या दिखता है, वर्टिकल स्टीरअप्स। यानी मेन यदि हम कहें तो आपका सिंगली रेनफोर्समेंट कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। यानी क्या हम इसको डबली बोल सकते हैं, डबली बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं ये कौन सा बार है, एंकर बार। कौन सा बार है आपका, एंकर बार, या फिर इसे कहते हैं हम हैंगिंग बार। क्या, कौन सा बार कहते हैं, हैंगिंग बार। यानी एंकर बार या फिर हैंगिंग बार का डिजाइन हम लोग लोड के लिए नहीं करते हैं, ये तो पता है। एंकर बार या फिर हैंगिंग बार का डिजाइन हम लोड के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज किस लिए होता है, ताकि वर्टिकल स्टीरअप्स को सपोर्ट दे सके, है ना, वर्टिकल स्टीरअप्स को सपोर्ट दे सके, इसलिए इसे हम कहते हैं एंकर बार। अब देखिए एक और रीज़न है कि इसका जो इन दोनों का परसेंटेज होता है ना, वो लेस देन कितना होता है, लेस देन 0.2% ऑफ एरिया, है ना। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का कंप्रेशन जोन में क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, समझिएगा। यानी डबली रेनफोर्स कंक्रीट भी हम तभी कहेंगे जब कंप्रेशन जोन में छड़ का एरिया कितना होना चाहिए, 10.2% ऑफ एरिया से अधिक होना चाहिए। समझ रहे हैं, इसके एरिया के यदि 2.2% से अधिक छड़ किस में है आपका, कंप्रेशन जोन में, तो उस बीम को क्या कहेंगे हम, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। समझ पा रहे हैं, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। लेकिन ये क्या है आपका, सिंगली। तो इसका तो यानी एंकर बार का हम डिजाइन लोड के लिए करते नहीं हैं, इसीलिए हम इसको कैसा दिखा देते हैं, सिंपली इस तरह दिखा लेते हैं, ऊपर के छड़ को नहीं दिखाते, है ना। लेकिन मेन तो आपका इसी तरह दिखेगा। तो आप समझ गए सिंगली और डबली। अब आपको ये समझना है कि हम डबली को बनाते ही क्यों हैं, है ना, भाई डबली को क्यों बनाते हैं। अब समझिएगा, हम कहें, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, समझ गए। अब समझिएगा, हम कहें कि इसका, यानी इसका मतलब किसका, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का, है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का मैक्सिमम ताकत कितनी होती है, बताइए। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का मैक्सिमम ताकत क्या होता है, क्या होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही तो होता है। सिंगली रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम ताकत क्या होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी वो उससे अधिक ताकत नहीं ले सकते। यानी इसका मैक्सिमम ताकत किसका, इसका मैक्सिमम ताकत कितना होगा, MOR लिमिट, है कि नहीं, या फिर इसे MU लिमिट भी लिख सकते हैं, MU लिमिट। इतना आपको पता है। यानी सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट का मैक्सिमम ताकत कितना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग। और MOR लिमिटिंग का फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए थे, 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU लिमिट, है ना। या फिर क्या हो जाएगा आपका 0.36 FC के B XU लिमिट D माइनस 0.42 XU लिमिट। यही तो होता है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का मैक्सिमम ताकत क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है।
अब देखिएगा इसका मैक्सिमम ताकत है MOR लिमिट, हम मान ले रहे हैं इसका मैक्सिमम ताकत कितना है 50 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। समझिएगा मेरे पास एक सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, उसका ताकत कितना है 50 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसमें हम लोड डाल दें 70 किलो न्यूटन का, तो क्या लोड को ले पाएगा? इसका अधिकतम ताकत भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का MOR का मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है ना, तो 50 न्यूटन मीटर का ये लोड ले रहा है ना, 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर इसका क्षमता है, इसमें हम 70 का डाल दें तो क्या लोड को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। अब समझिए जैसे कि मेरा क्षमता कितना है, हम अपने सर पे कितना लोड ले सकते हैं 50 किलो का, कितना लोड ले सकते हैं 50 किलो का, और मेरे सर पे आप लोड रख दीजिए कितना 70 किलो न्यूटन का, कितने का 70 का, तो हम लेके जा पाएंगे? नहीं जाएंगे, ले तो जा नहीं पाएंगे, हम फेल कर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे छोटे लड़के को या फिर किसी को कह देंगे जो 20 किलो उठा सके, तो हम क्या करेंगे 50 किलो हम ले लेंगे, 20 किलो उसी को दे देंगे। लेकिन आप एक कंडीशन क्या लगा देंगे कि लड़कों को नहीं करना है, लड़के आपके साथ नहीं लेना है, 70 किलो न्यूटन आप ही को लेना है। कहने का मतलब ये 50 ले रहा था तो एक बगल में एक और बीम बना दीजिए, 270 का लेते, इतना करना सही रहेगा? पास पास में 2 बीम बनाना सही रहेगा? नहीं, आप कहेंगे कि ऐसा करिए कि 70 किलो न्यूटन का लोड यही वहन करे, यानी आप कह रहे हैं कि 70 किलो न्यूटन का लोड आप वहन करिए, लड़के को नहीं वहन कराना है 20 किलो न्यूटन का। तब हम क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट में रिवाइटल खरीदेंगे, कंप्लेन खरीदेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी साड़ी बनाएंगे कि 20 किलो न्यूटन का लोड हम वहन कर लें। यह ना काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? लोड तो हमको लेना ही है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे हम, लोड हमको 70 किलो न्यूटन का लेना था, अब क्या किए मजबूरी है, नीचे हम कितना छड़ डाले थे पहले 3 छड़, ठीक है, ऊपर भी डाल देंगे हम 3 छड़ डाल दिए। अब समझिएगा जैसे न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ था किसमें, अभी सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, तो मजबूत बनाने के लिए ऊपर क्या डाल देंगे आप 3 छड़ डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 3 छड़ डाल देंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस तुरंत कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जिधर छड़ ज़्यादा उधर न्यूट्रल एक्सिस चला जाता है ना। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ जाएगा? ऊपर। जब ऊपर न्यूट्रल एक्सिस गया तो देखिए कंप्रेशन जोन कितना बचा, इतना ही बचा है कि नहीं, कंप्रेशन जोन कितना बचा, इतना ही बचा, तो कंप्रेशन में कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या करेंगे, नीचे करने के लिए कुछ छड़ों को कहाँ और डाल देंगे, हम नीचे डाल देंगे, बैलेंस कर देंगे, फिर न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना। तो समझ आ रहा है इतना कि हम डबली बना के हो रहे हैं, डबली बना के हो रहे हैं, जब उसकी क्षमता से अधिक लोड आ जाए तो डबली बनाएंगे। आपके पास ऑप्शन एक और भी है, क्या ऑप्शन है कि इस पर जब लोड अधिक आ जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डबली ही बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डबली ही बनाइए। अब क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई यानी चौड़ाई और मोटाई को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? क्या करेंगे, बीम की चौड़ाई और मोटाई को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, तब भी वो लोड को ले लेगा। कैसे लेगा समझिए, अब इक्वेशन पढ़ेंगे, कौन सा, बेंडिंग इक्वेशन, MR अपान आई दिख रहा है, दिख रहा है उसमें, MR अपान आई सिग्मा अपान वाई, और क्या पढ़ेंगे E अपान आर। हमको MR ही तो निकालना है कि नहीं। MR इजकल टू कोई इसमें से एक ले लें तो क्या हो जाएगा, इसको ले ले रहे हैं, MR इजकल टू क्या हो जाएगा समझिएगा, हो जाएगा सिग्मा अपान वाई इंटू आई, ठीक है, हो जाएगा। तो MR इजकल टू समझिएगा सिग्मा अपान वाई, आई का मान क्या होता है, BD क्यूब अपान 12 होता है, सबको पता है। MR इजकल टू क्या होता है, सिग्मा अपान वाई का मान D/2 होता है कि नहीं होता है, होता है, BD क्यूब अपान 12, यानी D से D कट जाएगा तो बचेगा स्क्वायर, यानी MR इजकल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, B पर, और MR किस पे डिपेंड कर रहा है, D स्क्वायर पे। तो देख रहे हैं आप, B बढ़ाने से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसका B को बढ़ा दीजिए, ज़्यादा लोड आ रहा है तो D को बढ़ा दीजिए। किसको बढ़ाना मेरे लिए फ़ायदा रहेगा, B को बढ़ाना फ़ायदा रहेगा, D को बढ़ाना फ़ायदा रहेगा, सोच के बताइए, सोच के इसमें देख के बताइए। एक B के समानुपाती और दूसरा D स्क्वायर के समानुपाती है, किसको बढ़ाना फ़ायदा रहेगा, D को बढ़ाना, क्योंकि गहराई को बढ़ाते ही स्क्वायर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि गहराई का समानुपाती है। इसीलिए कभी भी मैक्सिमम यही कहेगा, बीम की गहराई को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। वो कहेगा कि क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बीम का कौन सा माप बढ़ाएंगे, तो चौड़ाई भी तो बढ़ा सकते हैं और गहराई भी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या देगा वो ऑप्शन,
गहराई देगा, क्योंकि स्क्वायर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो समझ रहे हैं, हम डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम क्यों बनाएंगे? जब उसकी क्षमता से अधिक लोड आ जाए, जब उसकी क्षमता से अधिक बेंडिंग मूवमेंट आ जाए एक्सटर्नल लोड की वजह से, तब हम क्या बनाना पड़ेगा हमको? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। हम न चाह के, हम डबली न बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? इसकी बीम की ताकत बढ़ाने के लिए चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं और गहराई भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन चौड़ाई गहराई कितना बढ़ाएंगे भाई? कुछ तो लिमिट होगा ना, कि बढ़ाते ही जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा? भद्दा लगने लगेगा बीम। तो सबसे मेरे लिए आसान क्या होता है कि जब भी ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट आता है, हम क्या बना देते हैं? हम एक डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम बना देते हैं, है ना? क्या बना दिए? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। समझ आ गया? तो देखिएगा, देखिए डबली रेनफोर्स बीम क्या बना, डबली दिख रहा है, रेनफोर्स बीम के कंडीशन क्या करेंगे? किस कंडीशन में डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम बनाएंगे? अब समझिएगा, एक मान लीजिए आपका क्या हो गया, दिख रहा है, एक आ गया आपका, कौन सा बीम है बताइए तो? एक कौन सा बीम है? कौन सा बीम है? कॉन्टिन्यूअस बीम, है ना? कौन सा बीम है? कॉन्टिन्यूअस बीम। अब समझिएगा, यहाँ बेंड कैसा करेगा ये बीम? नीचे करेगा, है कि नहीं? इस तरह करेगा ना। यहाँ बेंड कैसे करेगा? इस तरह करेगा। लेकिन इस सपोर्ट की वजह से बेंडिंग कैसा हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? बेंडिंग कैसा चला जाएगा? इस तरह जाएगा। तो इसमें क्या देखना है आप? इसमें ये देखना है कि टेंशन नीचे भी हो रहा है और टेंशन, इसमें टेंशन ऊपर भी हो रहा है। यानी एक ही बीम में टेंशन दोनों साइड में हो रहा है और दोनों साइड में क्या हो रहा है? कंप्रेशन भी हो रहा है कि नहीं? यहाँ टेंशन नीचे, जबकि सपोर्ट के नीचे टेंशन कहाँ हो जा रहा है? ऊपर हो जा रहा है। और हम जानते हैं छड़ को कहाँ डालते हैं? टेंसाइल जोन में, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है आपका? कमज़ोर होता है। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम कब बनाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या होगा? जब उस पर अधिक बेंडिंग मूवमेंट आ जाए। अब बेंडिंग मूवमेंट कैसे आएगा? जब उस पर अधिक लोड आ जाएगा, लोड ही की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आता है ना? तो ऑप्शन पहला क्या आएगा? उस पर उसकी क्षमता से अधिक लोड आ जाए। दूसरा ऑप्शन कह सकते हैं उसकी क्षमता से अधिक, यानी मूवमेंट, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से अधिक मूवमेंट आ जाए, है कि नहीं? तीसरा क्या कह सकते हैं कि जब बीम पर रिवर्स स्ट्रेस उत्पन्न हो, है ना? कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हो? रिवर्स स्ट्रेस। भूकंप वगैरह आता है तभी आपका कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है? रिवर्स स्ट्रेस ही उत्पन्न होता है। चौथा आपको कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में, यानी लंबी दूरी में श्रिंकेज और क्रीप को मेंटेन, यानी रजिस्ट करने के लिए हम किसको बनाते हैं? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम को। समझ गए क्यों बना रहे हैं डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम? तब समझिएगा, नोट करिए इतना पहले। चलिए, अभी तक हम क्या समझे हैं कि डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, इसे बनाते क्यों है ना? क्यों बनाते हैं? लोड वगैरह या फिर बेंडिंग मूवमेंट अधिक हो जा रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे? डिटेल एनालिसिस। हम आपको पहले भी बताएं कि डिटेल एनालिसिस में क्या करते हैं? बीम का हम ताकत निकालते हैं, है ना? बीम का क्या निकालते हैं? ताकत। अब समझिए इधर देखिए, ये क्या हो गया आपका? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का क्रॉस सेक्शन, है ना? क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन। ये हो गया रेनफोर्समेंट। क्या हो गया? रेनफोर्समेंट। इसके लिए ऊपर भी रेनफोर्समेंट डालेंगे, है ना? ऊपर रेनफोर्समेंट डाल दिए, उसके लिए एक और बैलेंस करने के लिए एक और दो, जितना भी ज़रूरत हो हम नीचे डाल देते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब कुछ सोचिएगा, इसको हम कैसे बांट सकते हैं? इसको हम बांट सकते हैं कैसे? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, सबसे पहले क्या रहा होगा? एक सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम रहा होगा। उसके बाद इसका ताकत कितना हो रहा होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिट, है ना? अब समझिएगा, एक कौन सा बीम है आपका? डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। इस पर कितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है? बेंडिंग मूवमेंट अल्टीमेट, यानी बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है BMU। उसके लिए इस BMU का कुछ भाग कौन ले लेगा? ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग, यानी सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। प्लस क्या कर देंगे हम? डबली बनाएंगे। डबली के लिए क्या बनाएंगे? सिर्फ क्या? ऊपर के 3 छड़ें और नीचे कितनी छड़ें बचेगी? 1 छड़ बच जाएगा, या फिर जितना भी हो, 1 हो 2 हो, जितना भी लगाओ। लेकिन ये आपका क्या रहेगा? ये कंक्रीटिंग नहीं रहेगा, ये सिर्फ क्या बचेगी? अभी आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से परेशान नहीं होना है। हम एनालिसिस करने के लिए डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का एनालिसिस करने के लिए इसको क्या कर दिए हैं? हम ब्रेक कर दिए हैं। किसमें? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। ये देखिए, एक क्या दिख रहा है आपको? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, और जितना एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसको वहन कराने के लिए हम क्या लगाए हैं? छड़ा लगाए हैं। अब समझिएगा,
इस पर लोड कितने का आ रहा था, 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर का, है कि नहीं। जबकि सिंगली का क्षमता कितना है, 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर का बताए थे। एक कितना लोड लेगा, 70 माइनस 50, यानी 20 के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, 20 किलो न्यूटन प्रति इंटू मीटर के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, छड़, यानी डबली रेनफोर्स बनाना पड़ेगा। ऊपर 3 छड़े और नीचे 1 छड़ हम लगाए हैं, समझ आ रहा है। यानी कितने के लिए हम कह दें तो BMU यानी बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग, यानी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, समझिएगा अब समझ आ रहा है। इस पर टोटल लोड कितना रहा है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट यानी 70 का मान लेते हैं। तो सिंगली रेनफोर्समेंट की क्षमता कितनी है भाई, 50 का है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम ताकत सिंगली का क्या होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बाकी जो 20 बच रहा है यानी बेंडिंग मोमेंट माइनस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उतने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको डब्ल्यू बनाए हैं, उतने के लिए क्या बनाए हैं, हम डब्ल्यू बनाए हैं। इतना समझ आ रहा। एनालिसिस करने के लिए इसको क्या किए, 2 भाग में हम तोड़ दिए। अब समझिएगा, आपको अच्छी तरह से पता है स्ट्रेस डायग्राम किसका, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का, पता है कि नहीं पता है, देखते हैं पता है कि नहीं। अब समझिएगा, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, है ना, क्या हो गया न्यूट्रल एक्सिस। कुछ दूरी तक क्या जाएगा, ये पैराबोला जा रहा था, है ना, याद आ गया। समझिएगा, कुछ दूरी तक कैसा जाएगा ये पैराबोला, फिर कैसा जाएगा आयताकार, है कि नहीं। कुछ दूरी तक पैराबोला गया, उसके बाद क्या हो गया, ये आयताकार हो गया। डिजाइन स्ट्रेस इसमें कितना था, 0.45 FC के, याद है। अब समझिएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, नीचे क्या मिल जाएगा आपका, समझिए कंप्रेशन फोर्स क्या मिला था, 0.36 FC के XUB मिला था कि नहीं मिला था, मिला था सिंगली का। एक कंप्रेशन फोर्स ऊपर से कितने दूरी पर लगा था, 0.42 XU पे, है ना, 0.42 XU पे लगा था, ठीक है। नीचे टेंसाइल फोर्स कितना था, 0.87 FY/AST, क्या था, AST, यानी इसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, यानी ASC। ए मतलब एरिया, एस मतलब स्टील, सी मतलब कंप्रेसिव, एरिया स्टील और टेंसाइल, है ना, AST हो गया और ASC हो गया। ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ बीम, ये क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। अब जानते हैं कैलकुलेशन में इफेक्टिव डेप्थ को ही लेते हैं, है कि नहीं। नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा आपका इफेक्टिव एरिया, हमको लेना देना नहीं है। इतना समझ आ रहा है, 0.42 XU पे होता है, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसमें AST में कितने छड़े दिख रहे हैं आपको, 4, तो उसमें का 3 छड़ सिंगली में लगा है और 1 छड़ उसमें लगा है, यानी हम कहते हैं कि समझिएगा ये हो जाएगा, इसे हम मान ले रहे हैं क्या, AST1, ये क्या हो जाएगा आपका AST2, ये तो आपका क्या है, आपका ASC तो है ही। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और समझिएगा, यहाँ हम 5 छड़ लगा दें, ये समझ पा रहे हैं, ये कैसे किए, समझिएगा एक बार और समझा दे रहे हैं। नीचे क्या लगा था आपका, पहले सिंपल सा सिंगली था, 3 छड़ लगा था, सिंगली बीम था। ऊपर हम क्या लगाए हैं, डबली बनाए हैं, 3 छड़ और लगा दिए। अब जैसे न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाएगा, उसको नीचे करने के लिए क्या लगा देंगे, नीचे हम छड़ लगा देंगे, हमको जितनी ज़रूरत रहेगी, है कि नहीं, हमको क्षेत्रफल में जितनी छड़ की ज़रूरत रहेगी हम उतना लगा देंगे। तो इन तीनों के लिए क्या लगाए, हम इन दोनों को लगाए हैं, तब यहाँ कितना हमको बना देते, 2 छड़ बना देते। लेकिन वास्तव में ये तो क्षेत्रफल में आएगा, यहाँ कितना आएगा, मान लेते हैं 100 mm², क्षेत्रफल कितना आएगा, 100 mm², समझिए। तो 100 mm² का कुछ भाग मान ले रहे हैं हम 80 mm², कुछ भाग सिंगली में काम आएगा, कुछ भाग किस में काम आएगा, 20 mm² डबली बनाने में काम आएगा, इसके साथ अगुण बनाएगा। क्योंकि देखिए एक कपल ही तो बनाता है ना, तो कुछ कपल इसका, इस क्षेत्रफल का कुछ कपल इस कंक्रीट के साथ मिलकर बनाएगा कुछ क्षेत्रफल, है ना। देखिए एक कपल बना है ना, इस तरह है ना, तो कंक्रीट के साथ कुछ छड़ का क्षेत्रफल AST मिलकर बनाएगा और कुछ छड़ का क्षेत्रफल इसके साथ मिलकर कपल बनाएगा, है ना। अब कितना एग्जैक्ट बनाएगा वो तो हम फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन AST का हम तोड़ दिए, एक AST1, एक क्या कर दिए हम AST2। अब समझिएगा, बीच की दूरी क्या होता है, लीवर आर्म होता है कि नहीं, लीवर आर्म होता है, कितना होता है, D - 10.42 XU, ये तो सबको पता है।
उसके बाद समझिएगा जो कंप्रेशन का छड़ लगाते हैं ऊपर से कितने दूरी पर लगाते हैं हम, डी डैश, कितने दूरी पर लगाए हैं, डी डैश। अब इसका बनाते हैं, समझिएगा इसमें, समझिए इसमें क्या न्यूट्रल एक्सिस है तो क्या कुछ बनेगा इस तरह, क्या इस तरह कुछ बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, क्योंकि पूरा कंक्रीट तो यहाँ है ना, इसीलिए इसको क्या दिखाएं हम, डॉटेड। यहाँ क्या है, सिर्फ यहाँ क्या है, सिर्फ छड़ है, क्या है इसमें, सिर्फ छड़। तो कैसा दिखेगा, समझिएगा ये हो गया, मान ले रहे हम न्यूट्रल एक्सिस, तो ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, ऊपर मिल जाएगा कितना, समझिएगा ये मिलता है, बता दे रहे हैं, FSC माइनस FCC इंटू मिल जाएगा आपका ASC। नीचे कितना मिलेगा, टेंसाइल फोर्स, समझिएगा कितना मिलेगा, 0.87, क्या मिलेगा 0.87 FY, और क्या मिलेगा AST2, क्या हो जाएगा आपका AST2। और समझिएगा यानी ये आपका हो जाएगा T1 कितना है 0.87 FY AST1। एक क्या हो जाएगा आपका, एक क्या है C1, क्या है C1। एक क्या हो जाएगा आपका C2, एक क्या हो जाएगा आपका T2। ठीक है, एक कितने दूरी पर लगा है आपको पता है, एक कहाँ काम करेगा, छड़ के केंद्र पे यानी डी डैश पे। तो इसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा, इसका लीवर आर्म होगा D माइनस डी डैश, इसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा, D माइनस डी डैश। ठीक है, कितना हो जाएगा, D माइनस डी डैश। अब समझ पा रहे हैं इतना, आपको पता है, इतना समझ आ रहा है क्या कि उसको ब्रेक किया है। अब समझिएगा FSC माइनस FCC, यानी यहाँ समझिएगा यहाँ कुछ लोड लिया होगा कि नहीं है कंक्रीट, भाई यहाँ छड़ है ना, यहाँ तो कुछ लोड लिया होगा कि नहीं लिया होगा, लेकिन वास्तव में तो ये लोड लेगा नहीं, क्योंकि इसके जगह पे क्या है, इसके जगह पे क्या है, यहाँ छड़ है ना, तो इसमें लोड को काउंट किया है, इसमें तो कंक्रीट पूरा लोड लिया है, लेकिन वास्तव में तो कंक्रीट नहीं लेगा, वहाँ का लोड कौन लेगा, स्टील लेगा। तो स्टील कितना लोड लगा, वही घटा दिए कि स्टील में से कंक्रीट का क्षेत्र प्रतिबल को क्या किए हम, घटा दिए, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, सेम ही है ना। तो अभी इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमको लगेगा ज़्यादा टाइम। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि स्टील के प्रतिबल में से कंक्रीट के प्रतिबल को घटा दिए हैं और क्या लिख दिए हम, क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और समझिएगा इतना हुआ, तो आपको दो कपल बन रहे हैं कि नहीं, यानी दो बन रहा है, क्या कपल मतलब क्या होता है, बलयुग्म। कितने बलयुग्म बन रहे हैं, दो बलयुग्म। तो हम क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे हम MRC निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, C1 गुणे Z1 प्लस C2 गुणे Z2 मतलब क्या है, Z क्या हो जाएगा आपका, लीवर आर्म। तो C1 Z1 समझिए, C1 कितना हो जाएगा 0.36 FC के हो जाएगा ना, 0.36 FC के, तो C1 है FC के XUB। Z1 कितना है, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, प्लस C2 क्या हो जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू क्या हो जाएगा आपका ASC। इसका लीवर आर्म कितना है, D माइनस डी डैश। देख रहे हैं फार्मूला, कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो फार्मूला याद हो पाएगा, है कि नहीं। अब समझिएगा MRT क्या हो जाएगा, MRT हो जाएगा T1 गुणे Z1 प्लस T2 गुणे Z2, है ना, कपल बना रहे हैं दोनों। T1 कितना है, 10 दिख रहा है 0.87 FY AST1 D माइनस 0.42 XU, क्या है 0.42 XU, प्लस T2 कितना हो जाएगा 0.87 FY AST2 D माइनस डी डैश, क्या हो जाएगा आपका D माइनस डी डैश। समझ आ रहा कैसे आ रहा है सब चीज़, है ना। बस फार्मूला लंबा हो रहा है, प्रोसेस आपका सिंगली का ही है। ठीक है, बताइए कहीं कन्फ्यूज़न है। और समझिएगा C1 Z1 C2 Z2, यहाँ सब वैल्यू आपको पता है। FC के क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, है ना। XU क्या है, न्यूट्रल एक्सिस उदासीन अक्ष। B चौड़ाई, D गहराई, XU इसमें से आपको सब कुछ पता रहेगा। क्या नहीं पता रहेगा, XU क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, यानी न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के,
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्या होंगे आपके लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो समझिएगा हम क्या बताए थे आपको, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, समझिए लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू क्या हो जाएगा, हाँ बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं, बात वही हुआ, वर्किंग में होता है क्रिटिकल, इसमें हो जाता है एक लिमिटिंग, है ना। तो लैंग्वेज अंतर रहेगा तभी पता चले हम पढ़ क्या रहे हैं। एक्स यू लिमिट क्या हो जाएगा, समझिएगा 10.53 स्मॉल डी, है कि नहीं, और हो जाएगा आपका एक्स यू लिमिट क्या हो जाएगा 10.48 स्मॉल डी, और एक्स यू लिमिट क्या हो जाएगा 10.46 स्मॉल डी, हो जाएगा ना 10.46 स्मॉल डी। अब बताइए तो एक किसके लिए है, एफ आई 250, एक किसके लिए है एफ आई 415, एक किसके लिए है एफ आई 500, किसके लिए हो जाएगा आपका एफ आई 500, ठीक है। लिमिटिंग तो सबके लिए एक रहेगा, अंतर क्या बचेगा आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक क्या था आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद होता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को कैसे निकालते हैं, याद है आपको, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। कहाँ लीवर आर्म इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, लीवर आर्म दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है, लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स दिख रहा है, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, समझिएगा क्या होगा 10.36 एफ सी के एक्स यू बी, यही तो होगा, है कि नहीं, C1 समझिएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा C1 + C2 होगा, C2 कितना है FSC माइनस FCC इंटू ASC, यानी ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा T1 + T2 हो जाएगा ना, इजकल टू, इधर दिख रहा है, लिख दें यहाँ, ये दिख रहा है नहीं सर, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं, इधर दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, हो जाएगा आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, है ना, क्या हो जाएगा आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। अब समझिएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या है C1 + C2, टोटल टेंसाइल क्या है T1 + T2। अब C1 + C2 में क्या हो जाएगा 10.36 एफ सी के एक्स यू बी प्लस FSC माइनस FCC ASC, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 का 10.87 FY AST, डायरेक्ट AST लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिएगा इन दोनों में से 10.87 FY तो कॉमन है, और ST1 + ST2 क्या होता है, ST ही तो है, AST क्या हो जाएगा आपका AST1 + AST2, इसको कैसे लिख सकते हैं AST1 प्लस क्या लिखते हैं हम 10.87 FY AST2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10.87 FY क्या लिख सकते हैं, सिर्फ AST लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा XU, क्योंकि बाकी सब स्ट्रेस वगैरह आपको पता रहेगा। तो ये एनालिसिस हुआ किसका डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का। अब हम आपसे कह दें कि कंक्रीट सेक्शन बताना है, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट या बैलेंस सेक्शन, तो आप नहीं बता देंगे, एकदम बता देंगे, है कि नहीं। आप ये भी तो बता देंगे कि जब भी हम ओवर एनफोर्स करेंगे तो XU की जगह क्या लगा देंगे, लिमिटिंग लगा देंगे, है कि नहीं। जब भी हम ओवर एनफोर्समेंट करेंगे XU की जगह लिमिटिंग करके उसको क्या कर देंगे, हम बैलेंस सेक्शन बना देंगे, यानी लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो निकल जाएगा ऐसा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वो कहेगा एनालिसिस में न्यूमेरिकल देगा आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सबसे पहले निकालेंगे हम XU, XA निकालेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, अंडर एनफोर्समेंट आ रहा है कि ओवर एनफोर्समेंट आ रहा है, उसका सब डाटा रख के हमको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इसमें से कुछ अंदर की बातें पूछेगी, इतना बड़ा फार्मूला पूछेगा नहीं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस को, और ये सब पूछेगा कि डब्ल्यू क्या होता है, कितना छड़ डालते हैं, ऊपर छड़ नीचे छड़, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको।